हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, हम एमपीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट पार्ट ए अर्थात इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश, परिव्राजक वंश पढ़ चुके हैं हम, और आज हम उच्च कल्प वंश पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, आप नोट्स बना रहे होंगे। मित्रों, आज हम उच्च कल्प वंश पढ़ने वाले हैं। ये बहुत छोटा सा वंश है, इस पे आपको सिलेक्टेड कंटेंट बनाना है और नोट्स बनाने हैं। क्या क्या इसमें हम अपने नोट्स में ऐड करेंगे। किसी भी वंश को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो उच्च कल्प वंश है, इसकी जानकारी हमें मिलती है एक खोह ताम्रपत्र से। खोह नामक स्थान से जो ताम्रपत्र मिला है, वहाँ से जानकारी मिलती है। इसके बाद नचना ग्राम व गंज नामक स्थान के शिलालेख, ये पन्ना जिले में स्थित है, खोह सतना जिले में स्थित है। आप देख पा रहे होंगे जो मैंने मैप दर्शाया है, इसमें उच्च कल्प वंश का क्षेत्र दिया हुआ है। यानी ये जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो मिलने वाला क्षेत्र है, ये सतना और पन्ना का क्षेत्र, यहाँ उच्च कल्प वंश हुआ था। मित्रों, परिचय में आप क्या बताओगे उच्च कल्प वंश के लिए? कोई सा भी वंश है, उसका परिचय बताने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि वंश कब हुआ और किस क्षेत्र में हुआ। एक कोई सा भी इतिहास का कि साहब एक वंश है, इसके बारे में बताइए, आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि यह कब हुआ और कहाँ हुआ? तो कब के लिए आप बताना, 5वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी में यह हुआ था। यानी आज से लगभग 1500-1600 साल पहले, जब गुप्त काल का शासन चल रहा था, उस दौरान यह वंश अस्तित्व में आया। कल हमने परिव्राजक वंश पढ़ा था, ये दोनों साथ साथ सत्ता में थे। उचेहरा क्षेत्र में, उचेहरा जो सतना जिले का है, वहाँ कलचुरी शासकों के अधीन सामंती स्वरूप में शासन संचालन करने वाला वंश है ये उच्च कल्प वंश। ठीक है मित्रों, यानी जो कलचुरी शासक थे उनके अधीन ये शासन कर रहे थे, यानी स्वतंत्र इनकी कोई विशेष बड़ी सत्ता नहीं थी। बस आप इतना याद रखें। जानकारी आप बता देना, खोह से मिलती है, नचना ग्राम से मिलती है, गंज शिलालेख से मिलती है। परिचय में बताना, 5वीं 6ठी शताब्दी में था, उचेहरा क्षेत्र में था, कलचुरियों के अधीन था। राजधानी बताओगे, क्या बताओगे? राजधानी उचेहरा सतना। उचेहरा नामक स्थान जो सतना जिले में है, वह उच्च कल्प वंश के राजाओं की राजधानी था। इसके बाद संस्थापक की बात आती है। आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि उच्च कल्प वंश के संस्थापक कौन थे? तो औध्यदेव नामक शासक ने उच्च कल्प वंश की स्थापना की थी। आपको याद होना चाहिए, 2 बार इसको अच्छे से बोल कर देख लो। औध्यदेव संस्थापक थे, औध्यदेव। याद हो गया आपको? ठीक है मित्रों, एक विशेष बात इनके बारे में ये है कि ये महाराज की उपाधि धारण करते थे। जितने भी शासक बनते थे वो महाराज बोलते थे, तो इनको ये बोला जाता है उच्च कल्प के महाराज। जो भी शासक बना अपने आप को उच्च कल्प के महाराज कहता था। क्लियर है मित्रों? ठीक है। प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो एक थे व्याघ्रदेव और सर्वनाथ। इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि ये मेन थे। इसके अलावा और भी शासक थे, जैसे कुमारदेव, जयस्वामिन व जयनाथ। लेकिन ये 7 नंबर का प्रश्न आता है, तो उसमें लिखने के लिए ही बस आपको नाम याद रखने हैं कि इनके अन्य शासक भी थे। कौन कौन? कुमारदेव, जयस्वामिन, जयनाथ। बाकी इनके बारे में कोई विस्तार से नहीं पढ़ना है और ना जानकारी मिलती है। बहुत छोटा वंश था, इसलिए जानकारी बहुत कम मिलती है। मैंने ये जानकारी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब से आपके लिए कलेक्ट की है, और आप विश्वास कीजिए बहुत ऑथेंटिक कंटेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा। हाँ, व्याघ्रदेव और सर्वनाथ के बारे में मैं आपको कुछ और जानकारी आगे बताने वाला हूँ। ये भी आपको याद रखना है, नोट्स में ऐड कर लेना है। वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखोगे, आपको यूं ही याद हो जाएगा चलते चलते। छोटा सा वीडियो हम बनाते हैं जिसमें सारगर्भित जानकारी लेकर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याघ्रदेव के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कौन थे व्याघ्रदेव? मित्रों, उच्च कल्प वंश मैंने आपको बताया कि कलचुरियों के अधीन था, लेकिन जो ये व्याघ्रदेव शासक बना, उस टाइम वाकाटकों का प्रभाव बढ़ चुका था। अब आप बताओ कि आप में मन में आ रहा होगा वाकाटक क्या है? ये भी एक वंश है
भारत पर शासन अलग अलग समय में अलग अलग वंशों ने किया। तो ये जो समय चल रहा था, इस समय गुप्त काल के अलावा कलचुरी, वाकाटक इत्यादि वंश भी थे। तो वाकाटकों के अधीन व्याघ्रदेव था। तो आप परिचय में अगर आप आ जाए ये प्रश्न तो क्या लिखोगे? व्याघ्रदेव। तो आप लिखोगे उच्चकल्प वंश के शासक थे, राजधानी उचेहरा सतना थी, यह वाकाटकों के अधीन था। और ये कैसे पता चला कि वाकाटकों के अधीन था? तो इसकी जानकारी गंज व नचनाग्राम शिलालेख से मिलती है। यानी जो आप गंज और नचनाग्राम जो पन्ना जिले में स्थित है वहाँ जाओगे, वहाँ के शिलालेख पे पढ़ोगे तो वहाँ क्या लिखा मिलेगा कि व्याघ्रदेव जी जो थे ना वो वाकाटकों के सामंत थे साहब। क्लियर है चीज़? मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। इतना आप लिख दोगे, मुझे पूरा विश्वास भी है आप पर। आगे बढ़ते हैं, सर्वनाथ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। सर्वनाथ उच्चकल्प के महाराज थे ये भी, क्योंकि सभी ने उच्चकल्प के महाराज की उपाधि दी। सबको बोल दो उच्चकल्प के महाराज। किन किन को बोले? ओद्यदेव आपसे पूछिए तो सबसे पहली लाइन क्या बोलोगे? उच्चकल्प के महाराज थे साहब। व्याघ्रदेव उच्चकल्प के महाराज थे। सर्वनाथ, कुमारदेव, जयस्वामिन जैन सब उच्चकल्प के महाराज थे, क्योंकि उन्होंने उपाधि ली थी। ठीक है, तो सर्वनाथ के बारे में जानते हैं और विशेष। तो खोह ताम्रपत्र से इनकी जानकारी मिलती है। खोह क्या है? आप है ना, इसको एक स्थान का नाम है, जैसे आगर है, राजगढ़ है, उज्जैन है। तो यहाँ ऐसे खोह नामक स्थान है सतना जिले में, वहाँ से इनकी जानकारी मिलती है। गुप्त संवत की तिथि भी उसमें लिखी है, अर्थात ये जानकारी मिलती है हमें कि उस समय गुप्त वंश का ही कैलेंडर प्रयोग में लाया जाता था, क्योंकि उस शिलालेख पर भी वो तिथि जिस तारीख को लिखा गया था वो कौन से संवत में है? गुप्त संवत में है। तो ये चीज़ भी आप अपने उत्तर में लिख सकते हो कि जो उच्चकल्प वंश था वो तिथि के लिए गुप्त संवत का उपयोग करता था। आराम से लिख दोगे, ये लाइन आपको बहुत अच्छे से काम आने वाली है। खोह ताम्रपत्र में उच्चकल्प वंश की वंशावली मिलती है। अब वंशावली से तो आप परिचित ही होंगे, कौन पहला राजा था, कौन उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र। वंशावली यानी सारे राजाओं के क्रम, उसके वंश में कौन कौन से शासक हुए। सर्वनाथ ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ये जानकारी भी हमें मिलती है यहाँ से। अश्वमेध यज्ञ का मतलब उस क्षेत्र में उन्होंने एक स्वतंत्र रूप से एक अश्व को छोड़ दिया, और जहाँ तक वो अश्व भ्रमण करेगा वो राज्य उसका कहलाएगा। ये आप इससे परिचित हैं। हम प्राचीन इतिहास में और अच्छे से अश्वमेध यज्ञ पर चर्चा करेंगे। ऐसा माना जाता है मित्रों, सर्वनाथ अंतिम शासक था उच्चकल्प वंश का। इसके बाद में इस वंश का अस्तित्व समाप्त हो गया था। तो आप सर्वनाथ में एक बिंदु ये भी लिखना, पहला क्या लिखोगे कि उच्चकल्प के महाराज थे, दूसरा क्या लिखोगे कि इनकी जानकारी खोह ताम्रपत्र से मिलती है। क्या मिलती है? कि ये गुप्त संवत का प्रयोग करते थे और ये अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाया था, और ये संभवतः अंतिम शासक थे। मित्रों, कल हमने परिव्राजक वंश पढ़ा था, आप मैप में देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। ये जो एरिया है ये वाला, ये यहाँ परिव्राजक वंश मैंने आपको बताया था, जिसमें पन्ना जिले का छतरपुर का जो एरिया था, ये जबलपुर का उत्तरी एरिया, डहल प्रदेश वगैरह आता था। और ये वाला जो आज मैंने हाईलाइटेड किया ये है उच्चकल्प का वंश। तो ये दोनों अड़ोसी पड़ोसी जिसे बोलते हैं, ये दोनों पड़ोसी वंश हुआ करते थे। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भूमरा सतना लेख में। भूमरा नामक स्थान है सतना जिले में, जहाँ गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है भूमरा में, शिव पार्वती का मंदिर। तो वहाँ के एक लेख में उच्चकल्प व परिव्राजकों के बीच, इनके बीच क्या मिलता है? सीमाओं का उल्लेख मिलता है कि फला फला जगह से उच्चकल्प वंश रहेगा और इस जगह से परिव्राजक वंश रहेगा। तो इसकी जानकारी भूमरा सतना से मिलती है। इसको आप पहले भी ऐड कर सकते हो आंसर में। तो ये था अपना उच्चकल्प वंश। इसके अलावा आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, विशेष कुछ याद नहीं रखना है। इतना बड़ा वंश नहीं है जो इसकी सामाजिक जानकारी, आर्थिक जानकारी, राजनीतिक जानकारी पूछी जाएगी। बस शासकों के बारे में टू द पॉइंट प्रश्न बनेंगे जो आप इस वीडियो से कवर कर लीजिए। और अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी आती भी है तो मैंने आपको क्या बताया, कलचुरियों के अधीन थे। तो जो कलचुरी की व्यवस्था थी वो की वही व्यवस्था यहाँ थी। भागवत धर्म का पालन करते थे क्योंकि महाराज की उपाधि ले रहे हैं। अब भागवत धर्म में भगवान विष्णु के पूजक ये थे,
है ना। हिंदू जनता का शासन कर रहे हैं तो हिंदू धर्म का ज़्यादातर रहेगा। मंदिरों का निर्माण करवाया, सब चीज़ें उसमें आप बता दोगे। और आगे मैं आपको आंसर राइटिंग की जो तकनीक है उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप अभी ज़्यादा लोड मत लीजिए, इसके नोट्स बनाइए, व्यवस्थित चलते रहिए। धीरे धीरे हम यूनिट 2 को पूरी कंप्लीट कर लेंगे। आपके सुझाव को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।